हेलो डियर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा इंटरेस्ट यानी ब्याज। और इससे पहले वाला जो चैप्टर किया था वो किया था हमने रेंट का, और एक चैप्टर और बचा है इसका, वो है प्रॉफिट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, सीरीज वाइज जो इसकी प्लेलिस्ट है वो मैंने बना रखी है। तो इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज। ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो उधार ली गई संपत्ति के लिए किया गया है। तो यह उधार लिए गए पैसे के लिए अदा की गई जो कीमत है या जमा धन से अर्जित किया गया पैसा है। तो ब्याज क्या होता है कि जो पूंजी की जो सेवाओं के लिए जो भुगतान होता है उसे हम ब्याज कहते हैं या इंटरेस्ट कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो पूंजी शब्द का जो प्रयोग है वो मशीनों, कच्चे माल, इमारत, कारखानों तथा नगद पूंजी या मुद्रा के लिए किया जाता है। तो पूंजी की जो ये सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं उसका जो भुगतान जो ब्याज है वो नहीं कहलाता। तो ये जो मशीनें और कच्चे माल, इमारत, कारखाने हैं, ये जो है इकोनॉमिक्स के अंदर पूंजी का भुगतान का जो ब्याज है वो नहीं कहलाता। तो ब्याज शब्द का जो प्रयोग है केवल मुद्रा रूपी पूंजी के एक निश्चित समय के लिए प्रयोग करने के लिए दिए जाने वाला भुगतान के लिए किया जाता है। तो ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष या 1% प्रति माह है। तो इकोनॉमिक्स में मुद्रा की सेवाओं के लिए दिया जाने वाला भुगतान जो है वो ब्याज कहलाता है। इंटरेस्ट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ मनी फॉर लोनेबल फंड्स। तो व्यवसाय अथवा उपयोग के लिए मुद्रा की कमी महसूस होती है जब हमें किसी दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर जो मुद्रा है वो उधार ले लेते हैं। जो व्यक्ति मुद्रा उधार देता है उसको बोलते हैं हम ऋणदाता, लेंडर। और जो मुद्रा उधार देता है, उधार जो लेता है उसे बोलते हैं हम ऋणी, बोरोवर। तो ऋणदाता जब अपनी मुद्रा एक निश्चित समय के लिए उधार देता है तो वह जब ऋण वापस नहीं मिल पाता है तो उसका अपने उपयोग के लिए जो प्रयोग नहीं कर सकेगा, यानी कि उस मुद्रा का जो लिक्विडिटी का त्याग करना पड़ेगा। जो उसका जो त्याग के बदले में जो उसको इनकम जो प्राप्त होगी वह इंटरेस्ट कहलाती है। तो आपको जो ब्याज है, इंटरेस्ट जो समझ में आ गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल ब्याज में शामिल होता है जोखिम का पुरस्कार, प्रबंध का पुरस्कार, असुविधाओं के लिए पुरस्कार, उपरोक्त सभी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कुल ब्याज क्या होता है। यानी ग्रॉस इंटरेस्ट क्या होता है कि ग्रॉस इंटरेस्ट इंक्लूड पेमेंट फॉर द लोन ऑफ कैपिटल, पेमेंट टू कवर रिस्क ऑफ लॉस विच में बी पर्सनल रिस्क और बिजनेस रिस्क, पेमेंट फॉर द इनकन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट फॉर द वर्क एंड वेरी इन्वॉल्व्ड इन वाचिंग इन्वेस्टमेंट, कॉलिंग थीम एंड इन्वेस्टमेंट थीम। कुल ब्याज में पूंजी के ऋण के लिए जोखिम की हानि को पूरा करने के लिए तो पर्सनल रिस्क और बिजनेस रिस्क यानी व्यावसायिक और व्यक्तिगत निवेश की असुविधा के लिए, निवेश की देख रेख में निहित श्रम और चिंता के लिए, पूंजी की पुनः प्राप्ति और
निवेश का भुगतान जो शामिल किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। जोखिम ग्रॉस इंटरेस्ट जो है वो है नेट इंटरेस्ट यानी शुद्ध ब्याज। शुद्ध ब्याज जो कि मुद्रा की सेवाओं के उपयोग के लिए दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस इंटरेस्ट यानी कुल ब्याज। अंदर जोखिम का पुरस्कार, प्रबंध का पुरस्कार, असुविधाओं के लिए पुरस्कार यानी रिवार्ड ऑफ रिस्क, रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट और रिवार्ड फॉर कन्वेंशंस। जो जोखिम का जो पुरस्कार होता है वो पुरस्कार जो ऋणदाता को रुपए उधार लेने के लिए जो जोखिम उठाना पड़ता है तो उसको जो है वो शंका रहती है कि मतलब ये हमें पैसा वापिस मिलेगा या नहीं। तो ये जो रिस्क है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बिजनेस रिस्क और दूसरा होता है पर्सनल रिस्क। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है कि जब ऋणी को अगर व्यापार में अगर उसको घाटा हो जाता है तो वह ईमानदार होते हुए भी रुपए को चुकाने में जो है वो असमर्थ रहता है, तो इसको कहते हैं हमें बिजनेस रिस्क। यह जोखिम व्यवसाय की अनिश्चितता के कारण होता है। और दूसरा है जो पर्सनल रिस्क। पर्सनल रिस्क क्या होता है? व्यक्तिगत जोखिम ऋण की आर्थिक स्थिति, चरित्र तथा ईमानदारी पर निर्भर करती है। जब ऋणी रुपया चुकाने में समर्थ हो परंतु चुकाने से जो वो है इनकार कर दे या दिवालिया हो जाए तो ऋणदाता को जो जोखिम हानि उठानी पड़ती है, तो इसको जो कहते हैं हमें पर्सनल रिस्क। तो जो प्रबंध का पुरस्कार है यानी रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट, इसमें क्या है कि ऋणदाता को ऋण देते और लेते समय जो कई प्रकार का जो खर्चा है वो करना पड़ता है। ऋणदाता रुपए का हिसाब किताब रखने के लिए एक मुनीम रखता है इसमें, और ऋण की जो वसूली के लिए आग्रह करना पड़ता है कि मतलब रुपया ना मिलने पर इसके अंदर जो है वो कानूनी कार्रवाई करवाना। तो इसको बोलते हैं हमें रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट है हमारा रिवार्ड फॉर इनकॉन्वेंस। इसके अंदर क्या है कि जब ऋणदाता को रुपया वापस ना मिले तो इसमें ऋणदाता को रुपया वापस ना मिले तो वह जो है एक मुकदमा चलाने के लिए उसको जो है ऋणदाता को हानि उठानी पड़ती है और रुपया उसको किस्तों में वापस लेना भी पड़ सकता है। तो इसको तो बोलते हैं हम रिवार्ड फॉर इनकॉन्वेंस। तो आपको जो है ग्रॉस इंटरेस्ट के अंदर जो नेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक व्यक्ति को किसी वस्तु को गिरवी रखकर ऋण मिलता है तो उससे ली गई ब्याज की दर होती है सापेक्षता कम, सापेक्षता अधिक, न्यूनतम, दोनों ए तथा सी। तो जब एक व्यक्ति को किसी वस्तु को अगर गिरवी रखकर जो ऋण मिलता है यानी जब बंधक या गिरवी रखी गई संपत्ति पर जो ब्याज का जो भुगतान होता है वो मासिक आधार पर होता है, और जो कर्जदाता संस्था की जो प्रोफाइल के आधार पर यह 10 से 15% या अधिक हो सकता है। आमतौर पर होम लोन के लिए ब्याज की दर यात्रा या व्यवसाय के लिए प्रॉपर्टी गिरवी रखकर जो लोन लेते हैं उसको ब्याज की दर से कम होती है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ए, यानी कि गिरवी रखी गई जो वस्तु है उस पर जो ब्याज की दर है वो सापेक्षता कम होगी।
भारत में क्या है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को गिरवी रखता है तो उसको जो है बंधक, उधारकर्ता, साहूकार, फाइनेंसर और बैंकर के बीच में एक समझौता होता है, जहां ऋणदाता को ब्याज के साथ कर्ज चुकाने में अगर चूक कर देता है तो उसकी जो गिरवी रखी गई जो संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाता है। ये जो है हमारे भारत में ऐसा करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बचत ब्याज की दर का एक डैश फलन है, धनात्मक, ऋणात्मक, समान, इनमें से कोई नहीं। तो बचत की ब्याज की दर में अगर डिमांड और सप्लाई में उतार चढ़ाव आता है तो ब्याज की दर का जो फलन होता है इसके अंदर वो धनात्मक होगा। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण डैश के बीच संतुलन पर होता है, पूंजी की मांग तथा पूर्ति, बचत तथा निवेश, दोनों ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज की दर का जो निर्धारण होता है वो बचत तथा निवेश के बीच संतुलन बिंदु पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान से अभिप्राय है कि लोग मुद्रा का जो संचय करते हैं उसे उधार दे देते हैं। संचय, अनिवेश, असंचय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, असंचय। असंचय से अभिप्राय होता है कि लोग मुद्रा का जो संचय करते हैं उसे उधार दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन पर शुद्ध निवेश प्लस में शुद्ध संचय इक्वल होता है शुद्ध बचत प्लस में बैंक ऋण और इनमें से कोई नहीं। तो संतुलन ब्याज की दर उस स्तर पर निर्धारित करती है जहां पर शुद्ध निवेश तथा शुद्ध संचय और शुद्ध बचत प्लस में जो बैंक ऋण जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा बी, शुद्ध बचत प्लस में बैंक ऋण। तो बैंक ऋण यानी बैंक साख भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां ऋण योग्य कोष की मांग तथा ऋण योग्य कोष की पूर्ति समान होती है। ब्याज की बाजार दर, ब्याज की स्वाभाविक दर, दोनों ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा ए, ब्याज। इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूं। तो यहां पर जो लेंगे हमें ओ एक्स पर मनी और यहां पर लेंगे हम ओ वाई पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक बार मैं आपको बनाकर दिखा देती हूं फिर ये समझा दूंगी। तो यहाँ पे ये जो है वो है हमारी सप्लाई और ये जो है एलपी यानी यहाँ पर होगी डिमांड और यहाँ पे होगा हमारा रेट। तो यहाँ पे जो एक दूसरे को ये जो काट रहे हैं ई बिंदु पर, यहाँ पर जो है वो हमारी जो डिमांड, मनी ऑफ डिमांड और जो मनी ऑफ सप्लाई है वो इक्वल होगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मतलब ब्याज की बाजार दर में
जो डिमांड और जो सप्लाई है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्याज की बाजार दर का निर्धारण है वो उस बिंदु पर होता है जहां पर जो डिमांड और जो सप्लाई है वो इक्वल होते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम में बनाकर समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर खालिस्तान का नियम लागू होता है। बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल, समान प्रतिफल, इनमें से कोई नहीं। तो जब पूंजी की मात्रा में 1 इकाई से 2 इकाई तक जब वृद्धि होती है तब सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। तो जो दूसरी अवस्था में उत्पादन होता है उसको बोलते हैं हमें घटते प्रतिफल का नियम। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा बी। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और कल का जो चैप्टर है वो है हमारा प्रॉफिट। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। थैंक्स।